कश्मीर के उन 14 गद्दारों के नाम और फोटोज आपने देखे और समझे। जब इन गद्दारों की पड़ताल कर रहे थे तब हमें पता लगा कि इन गद्दारों का बाकायदा प्रमोशन होता है इस हिसाब से कि वो कितने भारतीयों को मारते हैं, कितने भारतीय सैनिकों को मारकर अपना प्रमोशन लेते हैं। बाकायदा किसी कंपनी की तरह इन्हें छुट्टी मिलती है, इनके अंदर एक एचआर सिस्टम होता है और उसके बाद ही जो आतंकी हैं इन्हें प्रमोशन करा करा कर इन्हें कमांडर इन चीफ बना दिया जाता है। क्या है अंदर की कहानी और कैसे कश्मीर में जो गद्दार है, जो आतंकवादी बनते हैं, उनका प्रमोशन किस तरीके से होता है, बिल्कुल एक डिटेल रिपोर्ट आज आपके सामने हम पेश करेंगे। साथ ही इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर बताएंगे कश्मीर का 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर वाला वो जमीन जिसकी वजह से आज कश्मीर में आतंकवाद बार बार फैल रहा है। कश्मीर की पर्दे की पीछे की वो कहानी जिसमें सिर्फ पैसा ही पैसा है, जहां पर भारतीय सेना जो डिफेंस मिनिस्ट्री हमारी वो लगभग 6,81,000 करोड़ रुपए सिर्फ डिफेंस के नाम पर पैसे खर्च होते हैं ताकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिल सके। अब आप सोचेंगे कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे, ये कितना बड़ा पैसा है? तो ये इतना बड़ा पैसा है कि जो पाकिस्तान का जो सालाना बजट है, अगर आप उसमें ध्यान दें तो सालाना बजट भी कम से कम उससे 9 गुना ज्यादा बड़ा हमारा डिफेंस बजट है। अंदर की कहानी क्या है, किस तरीके से कश्मीर में जानबूझकर आतंकवाद की जो इंडस्ट्री है उसे पनपाया जाता है, उसे बढ़ाया जाता है और उसे पोषित किया जाता है पैसों के द्वारा। अंदर की कहानी बिल्कुल एक ऐसी डिटेल रिपोर्ट जिसे आप सुनेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कश्मीर में किस तरीके से आतंकवाद फल फूल रहा है। और तीसरी जो सबसे अहम चीज है वो ये रहेगी कि जो इंडियन आर्मी है वो अपने टारगेट जो उसने पाकिस्तान में बना लिए हैं वो कौन कौन से ऐसे टारगेट हैं जिसे भारतीय आर्मी सबसे पहले टारगेट करेगी, जहां पर भारतीय मिसाइल सबसे पहले गिरेगी। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर और उस लोकेशन के बारे में जिस लोकेशन पर यह बम गिरेगा। उन लोगों को भी पता है कि भारतीय मिसाइलें उन पर गिर सकती हैं। अब वो कहां कहां भागेंगे, चूहे की तरह, गीदड़ की तरह, जब वो अपने घरों से निकलेंगे तो हमारे सैटेलाइट तस्वीरें, हमारे ड्रोन उन पर बाकायदा नजर बना के रखे हुए हैं, उनकी पल पल की हरकतों के ऊपर। और इसी तरीके से जो भारतीय सरकार है, जो भारतीय सेना है, उन्होंने उनके नाक में दम कर दिया है। ना वो चाहकर पीछे हट पा रहे हैं, ना वो चाहकर आगे बढ़ पा रहे हैं। बस एक बयान आता है रक्षा मंत्री द्वारा पाकिस्तान के कि अल्लाह करे ये जंग ना हो। डर के मारे ये जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं यूएन में जाते हैं, डर के मारे ये अमेरिका को फोन घुमा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत को किसी भी तरीके से आप समझाइए कि जंग ना हो। लेकिन भारत ने कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन्हें कड़ा जवाब दिया जाएगा और चुन चुन कर उन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा। लेकिन सबसे पहले चलिए समझते हैं कि किस तरीके से कश्मीर में जो 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो जमीन है, क्यों और किस तरीके से ये इंडस्ट्री फल फूल रही है। देखिए, जब से पहलगाम हमला हुआ या फिर हम आगे भी पीछे भी जो आतंकी हमले हुए हैं उनकी अगर बात करें तो सबसे अहम हो जाता है अपने ही घर के गद्दारों को ढूंढना। क्योंकि देखिए, दुश्मन से आप लड़ सकते हो अगर दुश्मन बाहरी है, आपका पड़ोसी है, आपके घर के बगल में रहता है, लेकिन आपके घर के अंदर जो आपके अपने हैं, अगर वो ही आपसे दगा करें, वो ही आपकी पीठ में छुरी घोंपें, तो उन्हें समझना, उन्हें पहचानना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही काम कर रहे हैं कश्मीर में रहने वाले कुछ खास वर्ग के लोग, कुछ ऐसे लोग जो धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि वो हिंदुस्तान का एक अहम हिस्सा है और उन्हें हिंदुस्तान, वो एक तरीके से पूरे हिंदुस्तानी हैं। हमने आपको कल भी नाम बताए थे, उससे पहले भी चेहरे भी दिखाए थे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ वो सिर्फ 14 नाम हैं जो सेना ने अभी सामने रखे हैं जो पहलगाम हमले में शामिल है, पर ऐसे 14 नाम नहीं हैं। इनकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा है जो कश्मीर में बैठे हैं और हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जैसे कि कोई कंपनी आती है, कोई कंपनी बाहर से आई, आपके इलाके में लगी और उसने आपके इलाके के लोगों को हायर करना शुरू कर दिया। सेम इसी तरीके से पाकिस्तान की जो टेररिज्म की इंडस्ट्री है वो हिंदुस्तान आती है, बाकायदा कश्मीर में लोगों को टारगेट बनाती है। वो पहले से ही समझती है कि उन्हें किन किन लड़कों को टारगेट करना है, जिसके घर की स्थिति कैसी है, उनका मानसिक स्तर कैसा है, वो भारत को लेकर क्या सोचते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उनकी आपस में लड़ाई कैसी है, इनके बगल में जो पड़ोसी रहते हैं अगर वो हिंदू है तो उनसे उनकी कैसे बनती है।
तो हर एक चीज़ जो पाकिस्तान के समझ लीजिए बॉस हैं, जो इस टेररिज्म इंडस्ट्री को चलाते हैं, वो जो 3-4 गुर्गे भेजते हैं, वो आकर ये सारी चीज़ें जांच पड़ताल करते हैं और फिर ये पूरी इंडस्ट्री में हायरिंग का काम शुरू होता है। हमने जैसे कि आपको वो 14 गद्दार बताए थे जिनके नाम सेना ने जाहिर किया और बताया है कि ये लोग थे जिन्होंने बड़ी ही आसानी से लॉजिस्टिक सप्लाई करवाया, जो टीआरएफ के आतंकी आए थे पाकिस्तान से, जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया, उनको कैसे छुपाया, उनके साथ कैसे रेकी की। अब ये जितने भी लड़के हैं, जो भी आपको 14 नाम बताए गए थे, अगर मैं गौर कर और बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो साफ तौर पर ये दुश्मन है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के। क्योंकि आपको याद होना चाहिए जब पहलगाम अटैक हुआ था और जब वहाँ पर जो महिलाएं थी वो चीख कर चिल्ला रही थी और कह रही थी आतंकियों से कि हमें भी मार दो, तो कहा गया था कि जाकर अपने मोदी को बता दो कि हमने ऐसी वारदात कर दी है, हमने तुम्हारे लोगों को मार दिया है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब हमने डेटा एनालाइज किया और ये देखा कि जो लड़के हैं ये कब आतंकवादी बने, कब आतंकवादी संगठन में जुड़े, तो हमें पता लगा कि जब 370 की धारा हटाई गई कश्मीर से, वो एक्ट हटाया गया, उसके बाद ये जो 14 लड़के हैं और इसके अलावा और भी कई ऐसे लड़के हैं जो एक एक करके जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और साथ ही साथ टीआरएफ संगठन जो आतंकवादी संगठन है उससे जुड़ते चले गए। छोटे से किस्से से मैं शुरुआत करती हूँ। 2003 की बात है। एक लड़का जो 7वीं क्लास में पढ़ता था, उम्र यही 13 और 14 साल की थी, वो गलती से बॉर्डर पार कर जाता है और पाकिस्तान पहुंच जाता है। और ये उसकी आप बीती है, ये उसने बताई है, कई जगह मीडिया रिपोर्ट्स में भी है ये, हम उसका नाम उजागर नहीं करेंगे। अब होता दरअसल ये है कि जब वो लड़का वहाँ पर जाता है तो उससे कुछ लोग मिलते हैं, उससे पूछते हैं तुम कहाँ से आए हो। वो जब भाषा बोलता है तो पाकिस्तानियों को समझ में आता है कश्मीरी लड़का है। उस लड़के को लेकर जाते हैं, उसको ट्रेनिंग कैंप दिखाते हैं और जब लड़का बोलता है कि उसे वापस घर जाना है तो घर जाने नहीं दिया जाता, ट्रेनिंग कैंप में ले जाया जाता है, बाकायदा उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, उसको सिखाया जाता है, उससे कहा जाता है कि शुरुआती तौर पर हम तुम्हें 1500 रुपये देंगे, तुम जाओ, तुम यहाँ पर सीखो, बीच बीच में अपने घर चले जाओ, वहाँ के हालात देखो और फिर जब तुम परमानेंट हो जाओगे तब तुम्हें 20 से 25 हज़ार रुपये हम तुम्हें देंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, घर पे बैठना है, जितना हम कहें बस हमारे लिए काम करते रहो। तो देखिए, एक लड़का गलती से जिसने बॉर्डर पार किया उसके साथ ऐसी चीज़ें बीती, जब वो वहाँ से आता है तो यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों को सारी चीज़ें बताता है। अब जैसे हमने आपको आतंकियों के नाम बताए थे, अगर मैं आदिल रहमान की बात करूँ, उसमें जो आतंकी था उसने 5 मार्च 2021 को लश्कर तैयबा ज्वाइन किया, यानी 370 हटने के बाद। आसिफ अहमद शेख ने 2022 में, जुबैर अहमद वानी ने 2018 में। तो वे जितने भी लड़के थे तब थे जब जो एक्ट था 370 उसे हटा दिया गया। इनके मन में गुस्सा था अमित शाह को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, सरकार के प्रति, और धीरे धीरे इनका जो लगाव था वो पाकिस्तान के खिलाफ या तो आप समझिए पहले से था या उस एक्ट के हटने के बाद हो गया, और ये पाकिस्तान की जो टेररिज्म फैक्ट्री है, जो कंपनी है, उसमें चले गए। अब ये कंपनी काम कैसे करती है, तो सबसे पहले जो लश्कर तैयबा है जिसका कमांडर है हाफिज सईद, वो धीरे धीरे जो भारत में था हमले करवा रहा था, कई सारी ऐसी गतिविधियां करवा रहा था। लश्कर तैयबा हो गया, फिर जैश ए मोहम्मद हो गया, हिजबुल मुजाहिदीन हो गया, और इन सभी जो कंपनी है, आप अभी मैं इन्हें कंपनी कह के संबोधित करूंगी, इनको फंड कौन कर रहा था? पाकिस्तान की ISI, जो उनकी एक एजेंसी है, ठीक है, सुरक्षा एजेंसी है उनकी, वो इसको फंड कर रही थी। लेकिन जैसे ही इन तीनों संगठनों को आतंकी संगठन घोषित किया गया, तो ऐसे में अब ISI जो है वो डायरेक्टली इनको फंड नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो इनको फंड करेगी तो उस पर भी ठप्पा लग जाएगा कि भाई ये भी खुद में एक आतंकी संगठन है जो ISI है, ये कोई एजेंसी नहीं है, कोई सीक्रेट मिशन पर नहीं जाती, ये कोई ऐसा स्पाई इसके अंदर नहीं रहते पाकिस्तान के, बल्कि आतंकवादी ही रहते हैं। तो ऐसे में लश्कर तैयबा का जो चीफ है हाफिज सईद, और जो मसूद अजहर हो गया, जैश ए मोहम्मद का, हिजबुल मुजाहिदीन का, इन सबको ये समझ में आया कि अगर हमारे आतंकी संगठन का ठप्पा लग जाने के बाद ISI हमको सपोर्ट करेगा, हमको पैसे देगा, हमको फंड देगा, तो वो भी बदनाम होगा। तो इन्होंने एक और संगठन बनाया जो कि TRF है। अब TRF को अभी तक आतंकी संगठन घोषित नहीं किया गया, इसीलिए जो ISI है बड़ी आसानी से उसको फंडिंग देता है। TRF को बड़ी ही आसानी से लॉजिस्टिक सप्लाई, हथियार के लिए, हर चीज़ के लिए पैसे मिलते रहते हैं और वो अपना काम करता रहता है। अब ये जो लड़के थे, इनको सबसे पहले मैंने आपको बताया कैसे टारगेट किया जाता था, इनके घर की स्थिति देखकर, इनका मानसिक स्तर देखकर, ये भारत के लोगों को क्या सोचते हैं, ये खासकर हिंदुओं के बारे में क्या सोचते हैं, इसके अलावा ये सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, कश्मीर के बारे में क्या सोचते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ होना चाहिए या भारत के साथ होना चाहिए, ये हिंदुस्तान की जीत पर खुश होते हैं या पाकिस्तान की जीत पर खुश होते हैं। जब ये सारी चीज़ों को समझ लिया जाता है, पढ़ लिया जाता है, तब एक एक करके इन लड़कों को पैसे का लालच दिया जाता है।
इनकी बुद्धि भ्रष्ट की जाती है। इन्हें समझाया जाता है कि देखो जो हिंदुस्तान के हुक्मरान हैं, जो हिंदुस्तान के तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी कभी मदद नहीं करेगी। पाकिस्तान ही तुम्हारा असली, आप ये समझो कि तुम्हारा असली आका है। पाकिस्तान ही तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, तुम्हें पैसे देगा, तुम्हें खिलाएगा पिलाएगा, तुम्हारे घर वालों का हमेशा ध्यान देगा। अब इन लड़कों को धीरे धीरे जब ऐसी मानसिकता बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा इनको भरा जाता है, तो कुछ लोग तो परिवार से छुप कर ये काम करते हैं और कुछ लोग के परिवार ये सारी चीज़ें जानते हैं। अब जाने के बाद जो इन आतंकियों की मैं बात करूं, जो 14 हिट लिस्ट पर हैं, जिनके नाम बताए गए हैं, जो गद्दार हैं, उनके साथ भी यही हुआ। उनको भर्ती कराया गया, बरगलाया गया और साथ ही साथ अभी समझिए इनकी खुद बुद्धि जो है खुद भी भ्रष्ट थी। ये पाकिस्तान की टेररिज्म फैक्ट्री को ज्वाइन कर लेते हैं। तब इनसे कहा जाता है कि आपको शुरुआती पर, मान लीजिए आपने सी कैटेगरी में आप आओगे, कब? जब आपने तुरंत ज्वाइन किया हो। तो ऐसे में अगर हमने आपको रखा है, जैसे एचआर पूछता है कि हम आपको हायर क्यों करें, यहाँ पर ये नहीं पूछते हम आपको हायर क्यों करें, ये आपको खुद ही हायर करेंगे, लेकिन आपको फिर टैक्टिक्स सिखाएंगे, ये बताएंगे कि आपको भारत जाकर क्या करना है। अब इसमें भी इनके काम बांटे जाते हैं, यानी डिपार्टमेंट की तरह इन्हें बताया जाता है कि देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं नाम लेती हूँ, एक आपको नाम के साथ समझाती हूँ, फारूक अहमद। ये एक शख्स है, ये भी एक आतंकी है जो इन 14 लोगों में शामिल है, जो कश्मीर का है। ये भी गद्दार है, जो पहलगाम अटैक में शामिल था, इसने मदद की थी। इसको काम दिया जाता है कि आप रूट मैप तैयार करिए। मतलब जैसे कि पहलगाम में जो अटैक हुआ, उसके जंगलों का रास्ता, किस तरह से आतंकी आएंगे, कहाँ भागेंगे, कितने देर में ये सारा काम होगा, मतलब पूरा रास्ता आपको बनाकर देना है हमारे लोगों को, हमारे आतंकियों को, जब वो भारत में दहशत फैलाने जाए। तो जो फारूक अहमद है, इसको रूट मैप बनाने का काम सौंपा गया। इसको ट्रेनिंग दी गई, बाकायदा सिखाया गया, 20 से 25 हज़ार रुपये हर महीने दिए गए। इसको ये तक कहा गया कि कल को अगर तुम्हारी जान पर आएगी तो तुम मुंह नहीं खोलोगे, मर जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लोगे, आतंकियों का कभी नाम नहीं लोगे, हमारा सच कभी नहीं बताओगे। और ये लोग इन पैसों के लिए ये सब चीज़ें करने को मान भी जाते हैं और कहीं ना कहीं इनके मन में भारत के प्रति नफरत भी है, जिस वजह से ये सारी चीज़ें मानते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रूट मैप तैयार करने का काम दिया जाता है, किसी को दिया जाता है कि आप हथियार के बारे में सोचिए, आप पता करिए पाकिस्तान के रूट के द्वारा जब हम बॉर्डर पार से हथियार भेज रहे हैं लीगल तरीके से, तो उन्हें छुपा कर रखिए, सेना ना पकड़ पाए, फिर जब हमारे आतंकी उन्हें दीजिए। किसी को बोला जाता है आपको ऐसे ऐसे घर, ऐसे ऐसे बंकर ढूंढने हैं जहाँ पर आतंकी छुप पाएँ। कुछ लोग को रेकी का काम दिया जाता है। कुछ लोग से कहा जाता है कि आप कश्मीर में क्या माहौल चल रहा है, कब बिगाड़ना है, कब सारी चीज़ें खुशहाली में तब्दील हो रही, इन सब चीज़ों का आप पता लगा कर रखिए। जो भी प्लान होगा आपसे साझा किया जाएगा और फिर हम अटैक करेंगे। तो इस तरीके से बाकायदा लिस्ट बनती है, बाकायदा कैटेगरी बनती है और श्रेणी दी जाती है। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में मान लीजिए तुरंत ज्वाइन किया है। बी कैटेगरी में वो लोग हैं जिनको थोड़ा समय हो गया पर उन्होंने अभी तक हथियार नहीं उठाया। और ए कैटेगरी वाले बिल्कुल स्पेशल होते हैं, मतलब क्रीमी लेयर, किसी कंपनी की क्रीमी लेयर, कि भाई ये हमारे चुनिंदा वो लोग हैं जो बहुत ही पावर वाले हैं, इनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी, इनको प्रमोशन भी अच्छा मिलेगा, इनको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। जैसे दीपक ने आपको शुरुआत में बताया कि तुमने इतने भारतीयों को मारा, तुमने सेना के किसी जवान को मारा, बीएसएफ के किसी जवान को मारा, तो इस तरह से इनको इंसेंटिव भी दिया जाता है। और ऐसे ही पाकिस्तान की जो टेररिज्म फैक्ट्री है, जो टेररिज्म कंपनी है, वो कश्मीर के लड़कों को अपना सबसे अहम हथियार बना रही है भारत के खिलाफ। और ये कश्मीरी लड़के साफ तौर पर ये गद्दारी आप इन्हें कहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ ये दगा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में रहकर, इनका परिवार हिंदुस्तान में रह रहा है, इनको सारी सुविधाएं हिंदुस्तान में मिल रही हैं, लेकिन ये अपने हिंदुस्तान के साथ ही गद्दारी कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर। अब आप आगे समझिए कि आखिर कश्मीर जो है वो इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया, कैसे कश्मीर के ही लड़के पाकिस्तान में जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान अब और क्या चाल चलने वाला है जिसे भारतीय सेना चुटकियों में बर्बाद कर देगी। देखिए, जो फंडिंग है या जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री ऐसी तो नहीं है कि आपने बिजनेस किया और आपको पैसे मिल गए। इसके लिए जो पैसे आ रहे हैं, फंडिंग कहाँ से होती है? फंडिंग करता है एक ऐसा देश जो खुद भीख मांग रहा है और कई सालों से उसे भीख मांगने में एक्सपर्टीज हासिल हो चुकी है। लेकिन भीख मांगते मांगते ये अभी भी अपनी सेना को घी की चम्मच से हमें रोज खाना खिला रहा है। किस तरीके से? अब तक जो हमें जानकारी मिली है, हमें ये समझ में आया है कि जो पाकिस्तानी सरकार है, IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तमाम देशों से वो भीख मांग रहा है कि भैया हमें अपने देश को चलाने के लिए पैसे दे दीजिए। पैसे मिलते भी हैं, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल कहाँ होता है? ध्यान से सुनिए और समझिए कि किस तरीके से जो पाकिस्तान आर्मी है, ये पाकिस्तान के देश के साथ चिपक कर उसे दीमक की तरह अंदर से खोखला कर चुकी है। अब ध्यान से सुनिए। हर रोज की बात कर रहा हूं मैं, एक दिन की बात नहीं कर रहा, हर रोज की बात कर रहा हूं। हर रोज पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को सिर्फ मूवमेंट्स, मतलब आपको यहां से वहां जाना है,
फाइटर प्लेन को यहाँ से उड़ाना है, पर डे का जो खर्च आ रहा है वो है 100 करोड़ रुपए। एक ऐसा देश जिसकी माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, वैसे देश में आर्मी की मूवमेंट के ऊपर ज्यादा गोलीबारी कहीं चल भी नहीं रही है, सिर्फ मूवमेंट के ऊपर 100 करोड़ रुपए निछावर कर दिए जा रहे हैं। वो ऐसे देश में जहां पर आटे नहीं है, जहां पे बिजली नहीं है, जहां पे पानी ठीक से नहीं आ रहा, जहां पे गंदगी है, वैसे देश में आर्मी को फल फुलाया जा रहा है। अब आगे की बात आपको बताता हूं। ये जो आर्मी को पैसों से जो लादा जा रहा है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि एक देश की आर्मी है पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी का अपना एक देश है। दो बयान मैंने दिए कि देश की आर्मी, अगर पाकिस्तान आर्मी को कहना गलत होगा। पाकिस्तान आर्मी के पास एक ऐसा देश है जिसे वो चूस रहा है, निचोड़ रहा है और बार बार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब ये जो पाकिस्तान आर्मी है 100 करोड़ रुपए तो ले लेती है, इसके बाद ये क्या करती है, अपने आतंकियों को जो फंडिंग के लिए फिर से अपने सरकार पर दबाव बनाती है कि भैया हमें और पैसे दीजिए, हमें कश्मीर में आतंक फैलाना है। उन आतंकवादियों को तैयार करने के लिए, उस मॉड्यूल को तैयार करने के लिए जो हथियार दिए जाते हैं, जो किट दिए जाते हैं जिसमें वो अच्छे अच्छे कपड़े, जैकेट्स पहनते हैं, जो ट्रेनिंग के लिए जो पैसा खर्च होता है, वो फिर से सरकार पर दबाव बनाया जाता है। अब जो सरकार करे तो करे क्या, सरकार बिल्कुल कठपुतली की तरह पाकिस्तान आर्मी के आगे नाचती है और जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी चाहती है सरकार वैसा करती है। क्यों करती है? अगर आपके दिमाग पे आप जोर डालें, अपने दिमागी घोड़े को दौड़ाएं, तो परवेज मुशर्रफ का नाम आपके दिमाग में आता होगा, जो सबसे ताजा तस्वीर है आपके दिमाग में। किस तरीके से बंदूक की नोक पर नवाज शरीफ को अपने सीट से हटाकर वो खुद राष्ट्रपति बनते हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज के माथे पर बंदूक रखकर उन्हें हटा दिया जाता है और कहा जाता है कि अब से ये देश पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है। और ऐसा पहली दफा नहीं था, परवेज मुशर्रफ के पहले भी जितने भी जनरल आए थे, ज्यादातर लोगों ने जानबूझकर पाकिस्तान पर अपना कब्जा बनाया और पाकिस्तान आर्मी का अक्सर, जब से लोकतंत्र आया है नाम के लिए ही सही पाकिस्तान के अंदर, उसमें सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर वक्त पाकिस्तान आर्मी ने राज किया है। लेकिन अंदर की बात क्या है? अब अगर पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान आर्मी की बात नहीं मानेगी, उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल ये हमें फिर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। सत्ता में बने रहना है तो हमें पाकिस्तान आर्मी के सामने नाचना गाना है और जिस तरीके से वो हमें नचवाना चाहे हम नाच लेंगे। भले ही हमारी जनता घास की रोटी क्यों ना खा ले, भले ही हमारी जनता नाले का पानी पीकर गुजर बसर क्यों ना कर ले, लेकिन पाकिस्तान आर्मी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनकी शान शौकत में दिन भर जो गरीब पाकिस्तानी आवाम है वो लगे रहे और जय जयकार करते रहे पाकिस्तान आर्मी का, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी तो एकदम ताकतवर फोर्स है, किसी भी को हरा सकती है। लेकिन आपने जो तस्वीरें देखी होंगी हाल के वक्त में, किस तरीके से बलूचिस्तान के जो लड़ाके थे उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को घुटने पर ला दिया। किस तरीके से जो हाल ही में एक तस्वीर आई थी, पुलिस थाने वाले, जो पुलिस वाले थे वो आर्मी से भिड़ जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें दमखम दिखाना है, इतना ही दम है, तो तुम जाकर कश्मीर में भारतीय सेना को दम दिखाओ, क्योंकि तुम्हारी यहां कोई औकात नहीं है। अब जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी को अपने ही लोग जलील कर रहे हैं, अपने ही लोग बेइज्जत कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि तुमने हमें बहुत चूस लिया, तुमने हमें बहुत निचोड़ लिया, अब जो पानी है सर के ऊपर से जा रहा है, अब बस बहुत हो गया, पाकिस्तान आर्मी को अब स्टेप डाउन करना पड़ेगा। और इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है उसके शायद 5 टुकड़े हो सकते हैं, और ये टुकड़े सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान आर्मी है वो जानबूझकर अपनी जनता पर कहर बनकर बरस रही है, उनके पॉकेटों से पैसे निकाल निकाल कर अपने फायदे के बारे में सोच रही है। लेकिन अंदर की बात क्या है? जिस तरीके से हमने आपको बताया, ये जो पूरी जो कवायद हमने आपको जो चीजें बताई, जो पाकिस्तान और भारत के बीच में असली दुश्मनी किस बात को लेकर है, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को लेकर नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से चाहता रहा है कि कश्मीर वाला जो हिस्सा है वो भारत के पास कैसे पहुंच गया, उसे जलन लग रही है, उसे मिर्ची लग रही है, और इसलिए वो चाहता है कि जो कश्मीर वाला हिस्सा है वापस पाकिस्तान आ जाए, क्योंकि उसे लगता है जो पाकिस्तान की जो ख्याली पुलाव है उसमें ये बात जहन में उसके बैठ चुकी है कि जो कश्मीर की जनता है वो मुस्लिम है और शायद इसी वजह से उन्हें पाकिस्तान को पसंद करते हों। लेकिन कश्मीर की जनता भी जानती है कि कितनी जाहिल कौम है ये, कि इनके पास ना खुद के पैसे हैं रहने खाने के, और ये किस तरीके से कश्मीर को संभालेंगे, क्योंकि अपना देश तो इनसे संभल नहीं रहा। खैबर पख्तूनख्वा
और जो बलूचिस्तान वाला जो इलाका है वहां पे विद्रोह चल रहे हैं। कश्मीर के जो आजाद कश्मीर वाला जो हिस्सा है जो पाकिस्तान के अंदर है वहां पर भी विद्रोह चल रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों ने जबरन यहां पे खनिज के लिए, मिनरल्स के लिए यहां पे आतंक मचा रखा है पाकिस्तान आर्मी ने। तो आजाद कश्मीर का जो हिस्सा है वो भी पाकिस्तान से कफा है। अब ऐसे में जो कश्मीर को लेकर ये जो कह रहे हैं कि हम बहुत उन्नत बना देंगे, ये जो कश्मीर को हम स्विट्जरलैंड बना देंगे, जो पाकिस्तानी की जो ख्याली पुलाव हैं, ये कहीं ना कहीं कश्मीरी भी समझ चुके हैं कि ये जो पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। फेल्ड स्टेट से कहने का मतलब एक ऐसा देश जिसकी तरक्की नामुमकिन सी नजर आ रही है। खुद के पास पैसे नहीं, कश्मीर को क्या संभालेंगे। और ऐसे में जो पाकिस्तान को लग रहा है कहीं भी किसी भी तरीके से अगर ये जो कश्मीर वाला हिस्सा हमेशा के लिए जो लोग हैं भारत के साथ अगर आ जाते हैं, जो पाकिस्तानी को लगता है वो आ चुके हैं, अब मैं बता दूं जितने भी पाकिस्तानी देख रहे हैं वो आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तरक्की की ऐसी म्याम लिखें जिसमें सिर्फ और सिर्फ कश्मीर हमेशा के लिए, जिस तरीके से भारत की या किसी के सिर पर मुकुट होता है, कश्मीर हमारा मुकुट है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानी इसे अभी नहीं तो कभी ना कभी उन्हें समझना पड़ेगा कि अगर इसको छेड़ा तो कोई भी भारतीय, चाहे वो साउथ से लेकर चाहे ईस्ट या वेस्ट, हर कोई आपसे बदला लेकर रहेगा। और जिस तरीके से 26 निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतारा गया, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो नाम आ रहा है वो पाकिस्तान उससे डरा हुआ है। क्योंकि अगर भारतीय सेना कभी भी किसी वक्त भी, आप सोच रहे होंगे कि उनकी जो नेवी है, हमारी जो एयरफोर्स है और यहां तक कि हमारी आर्मी, तीनों लामबंद हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। तो इस पूरे मामले में जो भी नए अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।